नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीफेयर क्लासेस के लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। और यहाँ हम यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं फसल उत्पादन के बारे में, कैसे होती है क्रॉप प्रोडक्शन और कौन कौन से क्रॉप्स जो होते हैं इसके अंदर कैसे किया जाता है, क्या है क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन को समझेंगे, फील्ड क्रॉप्स को समझेंगे। सब कुछ हम बारीकी से समझने वाले हैं। 100% जो है वो सिलेबस को इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम आगे क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टारगेट अचीवमेंट के बारे में, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के बारे में, फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्कोप के बारे में, यदि कमर्शियल फील्ड में कैसे जो है वो एग्रीकल्चर वर्क करता है, क्या क्या चीजें इसमें बनाई जाती है और क्या है स्कोप, उसके बारे में। यूटिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स हम समझेंगे कि कैसे जो है उपयोगिता के आधार पर फसलों की वर्गीकरण किया जाता है। हम इसमें बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स के, मिलेट्स के बारे में, पल्सेस, अल्सीड्स, फाइबर, शुगर, फॉरेस्ट, सभी कुछ एक एक चीज के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम एक एक चीज बारीकी से समझने वाले हैं, वो भी बेसिक में। अगर जिन लोगों को तकलीफ हो रही है हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं आपको बता दूं कि ये बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इंग्लिश में भी बात करेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता देता हूं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके अचीवमेंट में। जी, हम बात कर रहे हैं 1947, जब देश हमारा आजाद हुआ था। ठीक है, भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम जो है हमारा जो इंडिया है, यानी कि हमारा जो भारत है, वो फेस कर रहा था फूड शॉर्टेज, यानी कि हमारे खाने की किल्लत हो रही थी उस टाइम, जो कि रिलीफ हुआ था ग्रेन के इंपोर्ट से। और क्या होते हैं इंपोर्ट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में आप जानते हो। एक्सपोर्ट मतलब होता है भेजना और इंपोर्ट मतलब होता है लेना। ठीक है, यानी कि मंगाना। तो इंपोर्ट हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते थे आपको बताएंगे आगे चल के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम पूरा इस पे बात करने वाले ग्रेन्स के बारे में, तो ऑब्वियसली हम ग्रेन्स की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, न कि इसमें हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1947 टू 1960s की, जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, यानी कि हरित क्रांति लाया गया। और कौन लाए? डॉक्टर जो है एम एस स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति इंडिया में लाया। अगर वही हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, तो वो हो जाएंगे नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली जो है इसमें हम बात करने वाले हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड का जो है ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इंडिया की बात पूछ रहा है तो आप एम एस स्वामीनाथन लिख सकते हैं। जो कि वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी, जो कि क्या था इसमें, ड्वार्फ व्हीट एंड राइस वैरायटी थी, जिसको एक्सपेंड करके इरिगेशन और केमिकल फर्टिलाइजर्स को, मतलब ऐसा जो वैरायटी था जिसमें दाने ज्यादा आ रहे थे, वीट के जो है वो ग्रेन्स ज्यादा आ रहे थे, लेकिन इसकी हाइट कम थी। तो एक तो प्रॉब्लम होता है लॉजिंग का। तो कहने का मतलब कि अगर हमें पास लॉन्ग लॉन्ग प्लांट है और थिन है, तो वो क्या होंगे, हवा चलेंगे तो ये झुक जाएंगे। ठीक है, लॉगिंग हो जाए। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके लिए जो है इस तरीके का वैरायटी को लाया गया, और जो कि बहुत ही ज्यादा विकसित हुआ और बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, तो 1960 के दशक में इन्होंने जो है एम एस स्वामीनाथन जी ने है जो हरित क्रांति लाया। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जो आज की जो एनुअल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 330 मिलियन टन है। ठीक है, वार्षिक हम बात कर रहे हैं, मतलब सालाना बात कर रहे हैं। 330 मिलियन टन जो है वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उगाते हैं। तो यही अब बात आ जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो हमको मतलब पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अगर इसका आपको लेक्चर देखना है तो आप पहले वाले जो यूनिट्स हैं उसमें देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डाल दूंगा, वो वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप चेकआउट जरूर करें। हम बात कर रहे थे फ्यूचर प्रोजेक्शन और टारगेट की। तो 2050 तक हमारा क्या टारगेट है, मतलब 2050 तक हम क्या कर सकते हैं। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड कितना है, 1.6 बिलियन जा सकती है। 2050 तक भारत की आबादी 1.6 अरब होने की उम्मीद है। तो इसमें क्या क्या जो चीजें देखी जाती है, तो हम बता दे रहे हैं आपको। जो पैराडिग्म शिफ्ट होती है, तो टारगेट क्या है कि हमारा सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं है, हमारा जो है प्रोड्यूस करने का है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बढ़े। क्योंकि आपको भी पता होगा इंडिया हमारे ऐसे एक देश है जिसमें कहा जाता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो पुअर कैटेगरी से आते हैं, और कह सकते हैं कि मिडिल कैटेगरी से आते हैं। मतलब
बिलो जो है रेशियो देखा जाए तो पुअर कैटेगरी का ही है ज्यादातर। तो उन लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो बहुत सारे डिजीज डिफिशियंसी देखने को मिलती है। डिफिशियंसी कहने का मतलब विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी, प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। अगर कोई लोग ज्यादा अगर मोटा भी दिखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्वस्थ है, हो सकता है कि वो ओबेसिटी का शिकार हो। ठीक है, तो ये सब चीजों पे हम बात कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम है इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या चीज पे बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, बायोफोर्टिफाइड जो है हम इसमें राइस लाने वाले हैं। बायोफोर्टिफाइड जो है वो ग्रेन्स आ रहे हैं, तो अभी फोर्टिफाइड राइस आ रहे हैं, लेकिन अभी 100% हम नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। जो लोग खुद से जो है उगाते हैं तो उनको बायोफोर्टिफाइड राइस जो है वो पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हिदायत, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें मिलती है अनाज, उसमें या फिर जो बैग हम लेते हैं, जो बोरी लेते हैं, उसमें फोर्टिफाइड राइस एडेड होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12, जिंक और फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड होते हैं। ये सब चीजें जो है इसमें मिश्रित किया जाता है ताकि जो है वो कुपोषण का शिकार ना हो, न्यूट्रिशनल की डिफिशियंसी, मतलब न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिल सके। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का फोकस क्या है। वो मिलेट्स को, मतलब जो श्री अन्ना जी हैं उनका मतलब हमारा टारगेट क्या है, मिलेट्स को बढ़ावा देना। मिलेट्स को हम मोटा अनाज से समझेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं मिलेट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें। ठीक है, तो पहले हम सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि टिकाऊ सतत फसल उत्पादन होता है। मतलब सस्टेन, मतलब हम एक जगह टिके रहे, तो क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप मीटिंग करेंट फूड डिमांड्स विदाउट परमानेंटली depleting soil health, polluting the environment and compromising future generation ability to farm। तो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो खाद जो मांगे है उसको पूरा करने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को हम खराब नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी जो हमें फूड चाहिए, मान लो कि 1 केजी हमें राइस चाहिए। ठीक है, तो 1 केजी राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हम जो सॉइल को है वो हम डिग्रेड करेंगे, सॉइल की हेल्थ को खराब करेंगे ज्यादा इसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके, ताकि वो जल्दी जल्दी मिले। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, इस चीज पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सस्टेन रहना है, मतलब हमें बार बार उस चीज को, बार बार जो है उस चीज को हमें कंप्लीट करना है। अचीवमेंट जो है वो हमें लाना है, नए नए सुधार करने हैं, लेकिन हमें सॉइल का हेल्थ भी खराब नहीं करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पानी की बर्बादी को हम कम कर सकते हैं। इसमें क्रॉप की रोटेशन करेंगे, फसलों का चक्र अगर जो है वो चक्र मतलब हम अपना के रखेंगे, मतलब क्रॉप रोटेशन हम करेंगे, तो क्या होगा, इसमें दो तीन चीजें होगी। एक तो सॉइल की जो हेल्थ है वो सही रहेगी। दूसरा क्या है, जो पेस्ट क्रॉप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स पे पेस्ट वगैरह लगते हैं, डिजीज वगैरह लगते हैं, वो सब जो है वो न के बराबर, मतलब इसकी चांसेस बहुत कम जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस पे करेंगे। दूसरा है ऑर्गेनिक मेन्योर का हम यूज करेंगे। जैसे कि क्या होगा, तो जैसे कि हो जाएगा FYM, फार्म यार्ड मेन्योर हो जाएगा। ऑर्गेनिक जो किचन वेस्ट मटेरियल से जो बनते हैं वो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, मतलब हम पेस्ट की मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे जो है हम इसकी अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं कि कीट मतलब ना आए हमारे फलों में, हमारे सब्जियों में, हमारे खेतों में एक दूसरे से स्प्रेड ना हो। तो इसकी बात करेंगे हम इसमें। उसके बाद हम जानेंगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। अब क्या होता है कॉमर्शियलाइजेशन, देखिए कॉमर्शियल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो बड़े पैमाने में हो, लार्ज सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, उसके हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि व्यवसायीकरण। ठीक है, मतलब व्यवसाय, मतलब जो बिजनेस पर्पज से जो यूज किया जाए उसे हम कॉमर्शियलाइजेशन कहेंगे। तो ये आसान भाषा में आप समझा दिया। तो सस्टेन जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, ठीक है, निर्वाह खेती की बात कर रहे हैं, निर्वाह कृषि की बात कर रहे हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, वो सिर्फ खाना, सिर्फ अपने फैमिली के लिए, मतलब जो, मतलब सिर्फ अपने फैमिली के लिए जो ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगर वही मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग की बात करते हैं, मतलब कि बाजार के लिए, तो उसे हम कहेंगे ग्रोइंग स्पेसिफिक कैश क्रॉप प्योरली। मतलब उसमें कहने का मतलब कि हम प्रॉफिट भी कमाते हैं, हम जो सेल करते हैं नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, तो वहां मुनाफा कमाने के लिए हम फार्मिंग करते हैं। तो दो तरीके का फार्मिंग देखने को मिलता है, एक होता है स्मॉल स्मॉल स्केल फार्मिंग, और दूसरा होता है लार्ज स्केल फार्मिंग। ठीक है, लार्ज स्केल फार्मिंग। तो आपको बता दे रहा हूं कि प्लीज राइटिंग पे न जाए।
हाँ, लिखने में प्रॉब्लम होती है पेन टैब पे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे कि फूड का क्या हो सकता है, स्कोप क्या है हमारे भारत में। तो यहाँ यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह को और ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फूड को, एक तो आपको पता होगा कि पेरिसेबल होता है, ये टर्म आपको सुनने को मिला होगा पहले, अगर आपने कभी वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि पेरिसेबल क्या होता है। हॉर्टिकल्चर में आपको एक टर्म देखने को मिलेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज क्लास 12 का जो है वो लेक्चर जरूर देखें, वन शॉट का। उसमें आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा हर एक चीज के बारे में। तो उसके बाद आपका जो है, जो भी डाउट है, जो भी, वो आपका क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा, आपके बेसिक जो है वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कोप की, जिसमें क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं, जहाँ पे जैम जेली चिप्स वगैरह यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करके आप बाहर सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बचा सकते हैं, जो है डिस्ट्रक्टेड जो हमारे पास जो भी जैसे मान लो वेजिटेबल्स वगैरह जो खराब हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास ग्रेन्स वगैरह है, ग्रेन्स का बाई प्रोडक्ट करके ज्यादा दामों में उस चीज को आप सेल कर सकते हैं। तो ये सब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को जो है एक्सपोर्ट क्या क्या चीजें करती हैं, तो बासमती राइस करते हैं, स्पाइसेस करते हैं, कॉटन करते हैं, जिसे हम मतलब इंडिया के बाहर जो है हम एक्सपोर्ट करके अच्छे मुनाफे कमाते हैं। तो वैसे ही कर सकते हैं, साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जिसे हम अनुबंध खेती कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, देखिए, कहने का मतलब कि उपयोगिता के आधार पर जो खेती किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, क्रॉप बेस्ड ऑन यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज की बात कर रहे हैं। अनाज क्यों, अनाज आपको पता हो, हर घर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, अनाज है, यानी कि सीरियल क्रॉप्स है। मिलेट्स जिसे मोटा अनाज कहते हैं, पहले के जमाने में बहुत लोग खाते थे, मतलब जो ओल्ड पीपल है, ठीक है, वो ज्यादा कंज्यूम करते थे, जो दादा परदादा है उस टाइम ज्यादा मिलेट्स ग्रो किया जाते हैं। लेकिन अब का जो ग्रोथ है, रेट है, कम गया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है इसे पुश करने की कोशिश कर रही है और इसकी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजें अभी नहीं मिलती है, लेकिन बहुत, जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे हो गए, जैसे कि अब आसान भाषा में, मतलब आपको अपने भाषा में बताऊं तो जैसे कह सकते हैं कि कौनी हो गया, यहाँ पे या फिर कह दे जई हो गया, या आप वो कह लो कि मरुआ हो गया। तो ये सब चीजें जो है ग्रो किया जाता है, जो कि आपके हेल्थ जो है, हेल्थ का बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, और ये आपकी गट प्रॉब्लम जो है वो सही करती है। तो क्योंकि इसमें बहुत कुछ पाया भी जाता है, क्योंकि सीरियल क्रॉप्स में हर एक चीज नहीं पाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ पेट भरने के लिए आपको खाना है तो सिर्फ आज सीरियल्स पे आप निर्धारित रह सकते हो, मतलब कहने का मतलब सिर्फ चावल और गेहूं पे। आप जब तक मोटा अनाज को नहीं अपनाएंगे तो आपकी आपूर्ति उतनी नहीं हो पाएगी उस चीज की, ठीक है, शरीर में, सिर्फ पेट भरने के लिए आप कर सकते हैं। फोरेज क्रॉप्स की बात करें, चारा, जैसे कि चारा के लिए हम क्या क्या अभी ग्रो करते हैं, मक्खन ग्रास वगैरह, बरसीम वगैरह का घास हम यूज करते हैं, चारा जिससे दूध वगैरह ज्यादा होती है। पल्सेस, हम दलहन की बात करेंगे, ऑयल सीड्स की बात करेंगे, कैसे जो है हम ऑयल सीड्स को ग्रो करके इसके तेल से इसकी मार्केट अच्छा खासा पकड़ सकते हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे, जिससे रिश्तेदार निकाल करके कपड़े की इंडस्ट्री, मतलब कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बेच सकते हैं। तो पूरा हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीरियल्स के बारे में, यानी कि अनाज की फसलों के बारे में। अब क्या होता है, सबसे पहले जो आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आप देख सकते हैं। चलिए, आपको मैं बता देता हूं। आपको पता होगा कि ये एक, ये आप ध्यान से देखिए, हम इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं, हम ये ग्रामीणी फैमिली की बात कर रहे हैं। ग्रामीणी फैमिली में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे हम वीट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो ये शीट देखने को मिल रहा है, इसे हम ब्रान कहते हैं। जो ऊपर का जो ब्राउनिश ब्राउनिश जो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, इसे हम ब्रान कहते हैं। अंदर वाला जो होता है पार्ट, इसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसमें स्टार्च होता है, मतलब कि स्टार्च का सोर्स होता है जो मीठा भी लगता है, ठीक है। जो ये जर्म होते हैं, ये भ्रूण होते हैं, यहाँ से निकलने होता है जर्म प्लाज्म कह सकते हैं। यहाँ से जो है वो नए, अगर आप इसको ग्रो करेंगे तो यहाँ से नए जो है वो प्लांट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अंकुरित यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम क्या समझ रहे हैं, अनाज घास का परिवार है, जिसे हम ग्रामनी और ग्रामनी पोशियाई से हम जानते हैं, ये संबंधित रखता है। इनमें हम क्या सकते हैं, स्टार्च नुमा खाने में योग्य बीज के लिए उगाया जाता है। तो
इसमें कहने का मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टार्च वाला जो फॉर्म है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी सोर्स के लिए सही माना जाता है, लेकिन अधिक इसका उपयोग करने से दूसरी चीजें हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती। ठीक। तो इसमें क्या क्या आ जाता है सीरियल क्रॉप्स में, तो आपको बता दें कि पहला हमारा वीट है, राइस है, मेज है। ये हमारा मेन सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। वीट का जो है वो साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। राइस का होता है ओराइजा सैटिवा। मेज का होता है जियामेज। ये तीनों जो है वो बहुत कॉमन है और ये पूछे ही जाते हैं। 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंटिफिक नेम पूछे जाएंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो क्रॉप की क्लासिफिकेशन पूछेंगे, तो वहां पे आपको साइंटिफिक नेम दिखेगा आपको। ठीक है, ये जो है विंटर रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। वीट जो है वो रबी क्रॉप में पाए जाते हैं। खरीफ के लिए जो है राइस का। तो जब भी आपको रबी और खरीफ में डेफिनेशन या फिर डिफरेंस देखने को मिले, तो आप सिंपल सा आप अंदाजा लगा लें। वीट जो होता है वो रबी क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप राइस होते हैं। और मेज जो होता है वो क्या होता है, देखिए मेज जो है वो दोनों सीजन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। इसे माना जाता है क्वीन ऑफ सीरियल्स। ठीक है, अनाजों की रानी से हम कह सकते हैं इसको माना जाता है, क्योंकि कॉर्न से बहुत कुछ बनाए जाते हैं बाई प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको नाम गिनाने चलूँ ना, तो इसके आपको चिप्स देखने को मिल जाएंगे, कॉर्न चिप्स आपको। इसके आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या लगते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, मूसली वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके मेज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, एक दो चीजें नहीं, बहुत सारे कुरकुरे वगैरह जो भी आपको देखने को मिलते हैं वो सब चीजें। चलिए, अब बात कर लेते हैं मिलेट्स की, जो कि मोटे अनाज की बात कर रहे थे, जिसे श्री अन्ना जी ने इसे बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, स्मॉल सीडेड हार्डली ग्रासेस। ठीक है, हार्डली ग्रासेस एक्सट्रीमली क्लाइमेट रेसिस्टेंस, रिक्वायर वेरी लिटिल वाटर, हाईली न्यूट्रिशियस, रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड जिंक। कहने का मतलब ये है कि छोटी बीज वाली जो कठोर घास है, जिसे जलवायु और अनुकूल के हिसाब से कम पानी चाहिए होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आयरन, कैल्शियम, जिंक, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है। इसमें पानी भी कम लगते हैं, कम दाने भी होते हैं। तो कहने का मतलब कि नॉन एज न्यूट्री सीरियल्स, जिसे हम पोषक अनाज से जानते हैं, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रहेगा। सोरगम जो ज्वार होती है वो सोरगम बाइकलर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाईली ड्रॉट रेसिस्टेंट में ये होता है, कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। सोरगम राजस्थान साइड में आपको देखने को मिलते हैं। वही पर्ल मिलेट की बात कर लेते हैं, बाजरा की, तो हाईएस्ट टोलरेंस होता है हीट का, जो कि बहुत हीट ये सह लेता है। ठीक, ये भी आपको जयपुर साइड में आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान। चलिए, अब हम मोटे अनाज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपको ये सीड देखने को मिल रहा है, मतलब ये लगा हुआ है सीड, ये जर्मिनेट हो रहा है, ये रूट्स दिख रहे हैं, इसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक पाए जाते हैं। सन की जो है एक्स्ट्रा बीम्स इस पे पड़ रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि हाईली एक्सट्रीम हीट टोलरेंट इसको कहते हैं। ठीक है, इसकी कोल्ड ट्रेट क्या है, स्मॉल सीड होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, हार्डी ग्रेजेस होते हैं इसमें, और इसमें पानी भी कम लगते हैं। इसके जो क्लाइमेट रेसिलेंट है, मतलब कह सकते हैं कि गर्म जो जगह है उस पे आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सोरगम को हम क्या कहते हैं, सोरगम बाइकलर कहते हैं। इसका क्या है, इसकी जो है साइंटिफिक नेम है। पर्ल मिलेट बाजरा को क्या कहेंगे, पेनिस्टियम ग्लेउकम। ठीक है, ग्लेउकम, इसको आप याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं पल्सेस यानी कि दलहन के बारे में। पल्सेस जो है कि आपके प्रोटीन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, आपकी बॉडी बिल्डिंग, मतलब आपके शरीर को बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करती है, जिसमें प्रोटीन और नाइट्रोजन पावर हाउस भी कहते हैं। तो देखिए, जो लिग्यूम क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये एक फैमिली है लेग्यूमिनोसियाई, जिसमें लेग्यूम्स में जो भी क्रॉप्स आते हैं सब इसके अंदर आते हैं। ग्रो फॉर देयर प्रोटीन रिच सीड्स इनसाइड पोर्स। तो अब इसमें क्या, जैसे कि पल्सेस जो दाल वगैरह देखने को मिलते हैं, तो इसकी जो जड़ें होती हैं, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का इसमें क्षमता होता है। दलहन में नाइट्रोजन स्थिरता होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। ठीक है, रूट नोडल्स के थ्रू। इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल। तो इसकी खेती करने से, जैसे मूंग वगैरह की, मूंग जो है, देखिए मूंग बहुत अच्छा क्यों है बताता हूँ। मूंग तो एक दाल हो गया, ठीक है, पल्सेस में आ गए। और इसका जो ऊपर का पार्ट है, जब आप मूंग तोड़ लेते हो, जो बाद में वेस्टेज बच जाते हैं, तो इसकी आप अगर इसमें जुताई कर दोगे तो वो
ग्रीन जो है मैन्योरिंग का काम करेगा, ठीक है, हरा खाद के काम करेगा ये। और दूसरा इसकी जो जड़ें हैं वो क्या करेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें क्या करेंगे, रूट नोड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, सॉइल की हेल्थ को भी बरकरार रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है ग्रामची, मतलब सॉरी चिक पी और पिजन पी का, ठीक है, अरहर में हम जान लेते हैं दोनों में। तो ये दोनों आपको समझा दे रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा जो कल्टीवेटेड क्रॉप जो है वो, मतलब जो चना का जो खेती होता है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। जो ये विंटर रबी की रबी क्रॉप्स कह सकते हैं इसको, जो मतलब रबी क्रॉप में ही आप इसको मान करके चलिए, ठीक है। ये मानसून और खरीफ क्रॉप में जो है ये पल्स पाए जाते हैं। जो अरहर की दाल जो मैं बोलता हूँ ये जो है वो गहरी मूसला जड़ इसमें होते हैं। ये दोनों जो है वो बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। आपको भी पता है कि हर जगह आपको चना देखने को मिलता है, चना का बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपको सत्तू देखने को मिलता है, या फिर चना का बहुत कुछ चीजें बनती है, चना का बेसन बनता है। तो ये सब जो है वो हाईली प्रोटीन सोर्स इसमें होते हैं। जो सुबह में अंकुरित चना भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो अंकुरित हम लोग चना भी खाते हैं वो भी बहुत, गुड़ और चना की बात कर रहे हैं, बहुत फायदेमंद होता है शरीर के लिए। अब हम आइल सीड के बारे में बात करेंगे, यानी कि तिलहन के बारे में। कुछ लोग इसको इसको तिलहन बोलते हैं, और जो आपको मैंने पल्सेस बताया उसको दलहन बोलते हैं। तिलहन दलहन में आप याद रखें, तिल मतलब तेल से समझिए, दाल मतलब दलहन से दाल समझिए, ठीक है, याद रहेगा। ये फैटी एसिड के लिए बहुत रिच माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सट्रैक्टेड वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे कि कुकिंग ऑयल्स में हम क्या क्या बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा मस्टर्ड वगैरह होता है, सीसम सीड्स वगैरह होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है। सॉरी। तो इसमें हम आइल केक जो होती है खल्ली, वो बहुत ही प्रोटीन रिच होती है, जो कि लाइफ स्टॉक की फीड के लिए, मतलब गाय वगैरह को हम खल्ली खिलाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। और इसकी एक और यूज होता है जो कि आपको इसमें बता देता हूँ। इसकी जो बायो फर्टिलाइजर बनते हैं, बायो फर्टिलाइजर, इसको पानी को क्या करते हैं, पानी में इसमें सोख करके इसकी पानी जो है वो हम प्लांट्स को देते हैं, जो कि ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ग्राउंडनट जिसे हम मूंगफली कहते हैं, आर्चिस हाइपोगिया जो है इसका साइंटिफिक नेम है। जो ट्रेट है, फ्लावर जो है वो इसके ग्राउंड में देखने को मिलती है, लेकिन जो पीस वगैरह जो नट होते हैं वो ग्राउंड के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक खूबी है, कह सकते हैं कि बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम जो होता है फ्लावर में ही सीड कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फ्रूट्स दिखते हैं। लेकिन इसका अलग है, फूल ऊपर खिलते हैं, लेकिन जो जमीन के अंदर इसका देखने को मिलता है, ठीक है। मस्टर्ड जिसे हम बर्ड्स ब्रासिका स्पेसीज कह सकते हैं, जो कि मस्टर्ड मतलब सरसों होते हैं। इसके तेल जो है बहुत ज्यादा हमारे घर में यूज होती हैं, सोयाबीन के तेल होते हैं, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर के जो है वो तेल देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इसकी इनटेक करने से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हेल्थ भी हमारा सही करके रखती है। जो ज्यादा तेल खाना हमारे हेल्थ के लिए इतना सही नहीं होता है, हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है, ठीक। चलिए हाँ, देखिए फैटी एसिड फूडेड जैसे हम बात कर लेते हैं। सीड्स को सबसे पहले हम क्रश करते हैं, तेल निकालने का प्रोसेस, जो कि वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट होती है कुकिंग करने के लिए। ऑयल केक जो होते हैं वो लैब स्टॉक के लिए हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। तो एक चीज से जो है, एक सीड से दो चीजें बनती है, एक तो तेल बनती है, दूसरा खल्ली बनती है, ठीक है। खल्ली मतलब कहने का मतलब जो इसका ऑयल केक हुआ उसको हम खल्ली बोलते हैं। तो इसका दोनों का यूज अलग अलग है, जो कि आपको देखने को मिलता है। ये मिल्स में आपको देखने को मिलता है, जो इसको हम क्रशिंग करते हैं, तेल निकालते हैं। देखिए अब क्या क्या है हमारे पास। पहला तो आपको बता दिया था कि जो आपको ग्राउंड में देखने को मिलेंगे मूंगफली, तो फ्लावर जो है वो ऊपर देखने को मिलेंगे। और इसके जो जो ये नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये रूट्स में जाते हैं। और यहाँ रूट्स में ही आपको छोटे 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 ये दाने जो दिखने हैं, ये पीनट के दाने मतलब मूंगफली के। तो इस तरीके का, अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन है, जिन लोगों ने कभी प्लांट्स नहीं देखा है मूंगफली का, तो एक्चुअली ये होता है। तो ये हमारे यहाँ भी मतलब हो सकता है, हर क्षेत्र की बात नहीं करें, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश में अगर आप इसे ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप
तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फाइबर क्रॉप में किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कॉटन यानी कि कपास के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम होता है गॉसिपम स्पेसीज। ठीक है, जिसे हम व्हाइट गोल्ड से नाम से जानते हैं, सफेद सोना के नाम से। क्योंकि सफेद सोना इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, और जितने भी कपड़े आपको दिख रहे हैं, जितने भी टेक्सटाइल कंपनी में, सबसे ज्यादा आपको कॉटन का ही देखने को मिलेगा, यानी कि कपास। इससे रस्सी भी बनते हैं, जूट जो होता है इससे रस्सी बनते हैं। गोल्डन फाइबर जो है से कहते हैं, जो कि कॉटन हमारा बेस्ट फाइबर देने में, मतलब इसके एक्सट्रैक्ट करके जो फाइबर निकालते हैं, बेस्ट होता है हमारे जो रेशा तने का। तो इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलता है, या स्टीम से आपने रेशा निकाल लिया, और फुल से आपने इसकी रुई निकाल लिया। ठीक है, इसके रुई भी काम आ जाते हैं, और इसके स्टीम के जो फाइबर्स होते हैं वो भी काम आते हैं। तो ये दोनों तरीके से जो है, एक तरीके से इसे कहिए कि दोनों तरीके से हमें हेल्पफुल मिलता है और हमारे लिए यूजफुल है। और ये हमारा आता है, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, कैश क्रॉप। जब भी कैश क्रॉप का एग्जांपल देखने को मिले तो जरूर से आपको फाइबर क्रॉप में इसको टिक करना है, कॉटन को। ठीक है, कॉटन और जूट को। ठीक है, जूट समझ लीजिए, जूट गोल्डन फाइबर होते हैं, और जो व्हाइट गोल्ड होते हैं वो कॉटन होते हैं। तो दोनों का फायदा है ना, इसका आपने रुई निकाल लिया, और आपके जूट का आपने क्या रेशा निकाल लिया। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, शुगर क्रॉप्स जिसे हम शुगर केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इससे आपको गुड़ देखने को मिलते हैं। चीनी जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं, जो रिफाइंड शुगर, उसे हम चीनी कहते हैं। एक्चुअल में जो ये चीनी होती है, उजले जो दिखती है, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह किए जाते हैं। तो हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से गुड़ बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ बॉइल करके बनाया जाता है। इसमें कोई भी ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं देखने को, मतलब डब्बे वगैरह आप लेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुले लेते हैं, गांव वगैरह में लेते हैं, या ऐसे लोकल मार्केट्स में, तो आपको प्रिजर्वेटिव्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो है सेवन किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर केन जो है, ये भी कैश क्रॉप में आता है। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट यही है कि जो सिंथेसिस, मतलब इसकी जो स्टोर करते हैं, इसकी जो जूस निकालते हैं, उसी से इसकी प्रोडक्ट बनती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके कुछ इसके फ्लावर्स वगैरह, इसके सीड्स वगैरह निकलते हैं, देन उसका यूज करते हैं। तो आपको बता दूं कि जो गन्ने का हम जूस पीते हैं, जो हम इसके जो स्टिम्स होते हैं, इसी से। चलिए, अब हम फोरेज क्रॉप्स को समझ लेते हैं। अब फोरेज क्रॉप होता क्या है, देखिए सिंपल से समझिए, फोरेज मतलब होता है चारा। ठीक है, चारा वाला। ठीक है, तो चारों की फसल में बहुत सारे कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो चीज को समझने वाले हैं। पहला है बरसीम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइफोलियम एलेक्सेंड्रिनम, जो कि हमारा बरसीम का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा हमारे मक्खन ग्रास है, बहुत सारा जो है फोरेज में आता है। चाहे आप, लिख देता हूं मैं, मक्खन ग्रास है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो कि हमारा ग्रीन मैन्यूरिंग का काम करता है। समझ जाओ कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। अगर समझ गए तो फटाफट कमेंट कर दो। ये है हमारा ढांचा। ठीक है, तो इससे हम गाय पशु को भी खिलाते हैं इसके पत्ते, और इसको वापस से हम इसमें जुताई भी कर देते हैं खेतों में। तो वो है ग्रीन मैन्योरिंग, मतलब जो हरा खाद का काम करता है। तो पर्पस सिंपल सा है, गाय को खिलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसका जो फीड है वो सीड जैसा काम करता है। ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, और गाय इसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसे खाती है। और ये खाने के बाद जो है, इसकी दूध की जो कैपेसिटी है, मिल्क की कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाती है। तो ये विंटर लेग्यूम के नाम से जानते हैं इसे, जो है सर्द में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि अलग अलग जो ग्रासेस है वो अलग अलग सीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका फायदा ये है कि एक प्लांट को आप एक बार काट दो फिर ग्रो होगा, दूसरा काट दो फिर ग्रो होगा, तीसरा काट दो, ऐसे करके 5 से 6 टाइम जो है आप सीजन में इसके कट करके इसको खिला सकते हैं। वो हाईली ग्रोथ इसका बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा ये बढ़ता है। ठीक है, जिसे हम एक जनेरा कहें तो वो जनेरा भी खिलाते हैं, उसका भी ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। लेकिन बरसीम, जो हम जिसको हम कह रहे हैं, तो बरसीम का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ये प्रोटीन से रिच होता है, कैल्शियम भी पाया जाता है इसमें। ये मिल्च, मतलब जो दुधारू गाय होती है उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जरूर खिलाएं। अब चलिए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्रॉप की यूटिलिटी, इसकी मैट्रिक्स को तो हम आगे विस्तार में समझेंगे।
अभी समझते हैं सीरियल जैसे कि अनाज, तो क्रॉप की कैटेगरी जो है वो डिवाइड की गई है। अनाज जो है तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी यूटिलिटी मतलब मुख्य उपयोग क्या है, तो स्टार्ची सीड जो होता है कार्ब्स जैसे इसकी यूज करते हैं सीरियल्स को। इसमें जो है चीपेस्ट एनर्जी सोर्स होता है, मतलब ज्यादा दाम नहीं होता है ना अनाज का, कम पैसे में हमें ज्यादा एनर्जी मिलता है। एग्जाम्पल जो है हमारा उदाहरण जैसे वीट है, राइस है, मेज है। वही मिलेट्स की बात कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट सीरियल्स होते हैं जिसमें हम हार्डी क्लाइमेट रेसिस्टेंट होता है, मतलब गर्म जो क्लाइमेट है वहां भी ग्रो हो सकता है, जिसमें कि सोरगम पिलेट पियर्ड मिलेट आते हैं। ठीक है, पल्सेस की बात कर लेते हैं, जो दलहन होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन इनसाइड पोर्ट्स, मतलब पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, जो भी दाना है उसमें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है थ्रू राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, तो ये ग्राम होगा, पिजन पी होगा, ये एग्जांपल आप देखिए। आइल सीड की बात करते हैं तो फैटी एसिड्स और मतलब फैटी एसिड्स और आइल केक्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जो मतलब यूटिलिटी करते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। वो यूज होता है कुकिंग के लिए और पाउडर के लिए, मतलब आइल केक जो होता है पाउडर के लिए, और तेल जो होता है वो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। और वही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ फाइबर क्रॉप्स की, जो कि टेक्सटाइल के लिए हम इसका यूज करते हैं, सरफेस जो है वो बास्ट और फाइबर देखने को मिलते हैं इसके, जिसका एग्जांपल है कॉटन और जूट। ठीक, चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं किस चीज की, तो शुगर क्रॉप्स की। तो इसमें जो है सुक्रोज स्टोरेज होते हैं, जिससे हम जूस भी पीते हैं, तो इसका यूज हम दोनों तरीके से करते हैं। कहने का मतलब कि चीनी का भी यूज कर लेते हैं, साथ में हम गन्ने का जूस भी पी लेते हैं, और और हम गुड़ भी खा लेते हैं। ठीक है, इसे हम स्टोर करते हैं, इसे स्टीम को, इसके रूट्स को। शुगर केन का साइंटिफिक आप या साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिएगा। फॉरेस्ट क्रॉप जो है वो लाइवस्टॉक ग्रेजिंग के लिए हम यूज करते हैं, फास्ट ग्रोइंग होता है, डाइजेस्टेबल होता है, इसके लिए एग्जांपल में है बर्डसीम। तो बोटेनिकल नेम जो है वो हमेशा आप याद कर लीजिएगा, आइसर का जो एंट्रेंस एग्जाम है यानी कि सीयूटी का एग्जाम है, इसमें हमेशा हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो देखिए माइलस्टोन कहाँ कहाँ मिला है, तो 1947 एंड पीएल 480 ईरा में हमने सिवरेज शॉर्टेज पाया था, मतलब किल्लत पाई थी, तो वहां पे हमने यूएस से इंपोर्ट किया था। रिलायंस ऑन यूएस, यूएस पे हम लोग निर्धारित थे। ठीक है, जहाँ पे गंभीर भोजन की कमी हो गई थी तो आयात हमने किया था। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 में आया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है वो लेकर आए थे। या इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन आएगा। 2050 में हम 330 मिलियन टन जो है उसको हम क्रॉस करने वाले हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी बढ़ाने वाले हैं, मतलब मिलेट्स का बढ़ोतरी होगा। सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्रॉप रोटेशन देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर, और हम इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो सब्सटेंस को हम शिफ्ट करने वाले हैं मार्केट ओरिएंटेड में, मतलब हम सिर्फ अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं उगाएंगे खाना, मतलब अनाज, हम बेचने के मकसद से भी उगाएंगे। ठीक है, मतलब व्यवसायिक रूप से। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बात किया आप समझ गए होंगे। फील्ड क्रॉप क्लासिफिकेशन में हमने सीरियल क्रॉप्स के बारे में बात किया, मिलेट्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, ऑयल सीड्स, फाइबर, सुक्रोज के बारे में, और फोरेज के बारे में। ठीक है, तो इतना कुछ हमने इस वीडियो में देखा, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप सब कुछ जो है समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक चार्ट शीट है, जो कि टोटल इसमें आपको साइंटिफिक नेम भी देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा, यूटिलिटी भी और कैटेगरी भी। तो इसका आप जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको काम आएगा। और इसका हालांकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और नोट्स कहाँ मिलेगा ये आपको बता देता हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि आपको इसको नोट्स भी मिलेगा। नोट्स कहाँ मिलेगा आप बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा एक एग्रीफेयर.in करके वेबसाइट है, इस पे आप विजिट करें, इसका लिंक अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, जो भी मैंने अभी पढ़ाया इससे पहले का भी नोट्स आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर का बुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बुक। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विज, जो कि आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, जो 100% फ्री है, बुक भी फ्री है। और साथ में आपको A to Z जो है वो डिक्शनरी देखने को मिलेगा, जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो आप एक बार देख लेंगे, जाकर के चेक कर लेंगे। हालांकि हम दावा करते हैं कि ऐसे डिक्शनरी जो है वो आपको
ऑल थ्रू कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा किसी भी वेबसाइट, ठीक है? तो ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।